आइए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई से करते हैं। अक्सर माना जाता है कि हमारी संपत्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बहुत खराब निवेश या शेयर बाजार की अचानक हुई गिरावट होती है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा खतरा बहुत ही खामोशी से जन्म लेता है, और वो अक्सर परिवार या दोस्तों के साथ किसी डिनर टेबल पर बोली गई अहंकार से भरी एक अकेली लाइन से शुरू होता है। जब बड़ी रकम बचाई जाती है तो दुनिया को उसके बारे में बताना अनजाने में उस संपत्ति को खत्म करने की सबसे पहली सीढ़ी हो सकती है। इस पूरी बात को समझने के लिए पनडुब्बी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लिया जा सकता है। एक पनडुब्बी अंधेरे में और भारी दबाव के बीच अपना सबसे बेहतरीन काम करती है, लेकिन जिस पल वो सतह पर आती है वो तुरंत दुश्मनों का एक टारगेट बन जाती है। दौलत का भी बिल्कुल यही उसूल है। जब तक ये किसी को दिखाई नहीं देती, ये पूरी तरह सुरक्षित रहती है और तेजी से कंपाउंड होती है। लेकिन जैसे ही इसे सामाजिक उम्मीदों के रडार पर लाया जाता है, इस पर हर तरफ से दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। चार्ल्स श्वाब और लेंडिंग क्लब का डेटा दिखाता है कि 36% उच्च आय वाले लोग, यानी वो लोग जो सालाना 83 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं, वो पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो महीने के अंत में उनकी जेब बिल्कुल खाली होती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई सैलरी या इनकम की कमी की समस्या नहीं है। ये पूरी तरह से वित्तीय दिखावे और लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने की बीमारी है। अब आते हैं इस चर्चा के पहले हिस्से पर, पहचान और खर्च का जाल और इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर। इसे देव नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी से समझते हैं। 2019 में देव बहुत ही शांत तरीके से लगातार निवेश कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही ट्रैक पर था। फिर 2020 में बातों बातों में उसने दोस्तों के सामने अपनी 83 लाख रुपए की कुल संपत्ति का एक छोटा सा जिक्र कर दिया। सुनने में बहुत ही आम सी बात लगती है ना, लेकिन 2022 आते आते उसकी नेटवर्थ का बढ़ना पूरी तरह से रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे एक छोटी सी बात ने दोस्तों के बीच एक अघोषित सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। आप कहीं बाहर महंगे डिनर का बिल देना हो या परिवार में अचानक किसी की आर्थिक मदद करनी हो, देव को ही आगे आना पड़ता था, क्योंकि अब उस पर अमीर इंसान होने का ठप्पा जो लग चुका था। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे आइडेंटिटी कंसिस्टेंट स्पेंडिंग या पहचान के अनुरूप खर्च कहा जाता है। प्रिंसटन और शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग को असंगतता या चीज़ों का बेमेल होना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जब दुनिया को यह पता चल जाता है कि कोई इंसान आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है, तो वो इंसान अपने आप अवचेतन रूप से उस पब्लिक इमेज से मैच करने के लिए चीज़ें खरीदने लगता है। जैसे दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने पर सबसे बेहतर होटल रूम बुक करना। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि दिमाग द्वारा बनाई गई उस अमीर पहचान को बनाए रखने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक मजबूरी है। और इस मनोवैज्ञानिक मजबूरी की जो असल कीमत चुकानी पड़ती है, वो सच में डराने वाली है। अगर इस सामाजिक छवि को बनाए रखने के लिए हर महीने सिर्फ 33,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च किया जाए, तो 30 सालों में 7% रिटर्न के हिसाब से ये कुल 4.8 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान बन जाता है। जरा सोचिए, ये वो संपत्ति है जो कभी बन ही नहीं पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पैसा दूसरों की उम्मीदों और एक झूठी इमेज को पूरा करने में पानी की तरह बह गया। यहीं से हम इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिडरोट प्रभाव का विज्ञान, यानी खर्चों का वो सिलसिला जो एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेता। ये बहुत ही मशहूर कहानी है 1772 के एक फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डिडरोट की। उन्हें अचानक से कहीं से एक बहुत बड़ी रकम मिली, जिससे उन्होंने एक बेहद शानदार और महंगा लाल गाउन खरीदा। लेकिन इसके बाद एक बहुत अजीब सी घटना हुई। उस महंगे गाउन के सामने उनका पुराना डेस्क उन्हें बहुत खराब लगने लगा। नया डेस्क आया तो कमरे के पर्दे पुराने और सस्ते लगने लगे। नए पर्दों के सामने फर्श का कालीन सस्ता लगने लगा। और देखते ही देखते सिर्फ एक गाउन की भव्यता से मैच करने के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा घर और जीवन अपग्रेड कर डाला। और नतीजा क्या हुआ? वो वापस कंगाल हो गए। अब ये सिर्फ कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी हम सब पर पूरी तरह से लागू होती है। 2014 में जर्नल ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी की एक स्टडी ने साबित किया कि अगर एक महंगी और दिखावे वाली लग्जरी चीज खरीदी जाए तो अगले 30 दिनों के भीतर दूसरी कोई और लग्जरी चीज खरीदने की संभावना 47% तक बढ़ जाती है। मतलब एक नई शानदार कार खरीदने का अर्थ सिर्फ उस कार की ईएमआई चुकाना नहीं है, बल्कि उस कार के स्टेटस से मैच करने के लिए अपने पूरे सोशल सर्कल और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का एक न खत्म होने वाला जाल बुन लेना है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दिखावे वाली दौलत और गुप्त संपत्ति के बीच की असल तुलना को देखते हैं। यहाँ मनीष का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है।
मनीष की पनडुब्बी तब अचानक सतह पर आ गई जब एक पारिवारिक संपत्ति के कानूनी बंटवारे के दौरान उसकी कुल 3.7 करोड़ रुपए की नेटवर्थ सारे रिश्तेदारों के सामने उजागर हो गई। मनीष ने कभी अपनी दौलत का कोई दिखावा नहीं किया था, लेकिन एक बार जब डेटा सबके सामने आ गया तो उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 18 महीनों के भीतर जॉइंट फैमिली की शांत और बिना बोली गई उम्मीदों के चलते उसकी संपत्ति से चुपचाप 54 लाख रुपए बह गए। अब इन दो 35 साल की इंजीनियर्स की आर्थिक यात्रा पर नजर डालते हैं। एक तरफ है कपिल, जिसकी सफलता हर किसी को साफ साफ दिखती है और अपनी उस पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए उसे हर महीने 41,000 रुपये का खर्च उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ है जय, जिसकी संपत्ति पूरी तरह से गुप्त है। वो कोई दिखावा नहीं करता, उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, और इसलिए उसका मासिक सामाजिक खर्च सिर्फ 6,500 रुपये है। और 50 साल की उम्र तक आते आते ये छोटा सा अंतर कितना विशाल रूप ले लेता है, इसे चार्ट में साफ देखा जा सकता है। कपिल की कुल संपत्ति 6.8 करोड़ रुपए हैं, जबकि जय के पास 9.1 करोड़ रुपए हैं। सीधा 2.3 करोड़ का भारी भरकम अंतर। ये आंकड़ा साबित करता है कि जय की वित्तीय खामोशी ने गणितीय रूप से उसे जीवन में रिस्क लेने की एक अद्भुत आज़ादी दी है। जय अपनी शर्तों पर कभी भी नौकरी छोड़ सकता है, जबकि कपिल अपनी ही बनाई हुई उस महंगी सामाजिक छवि का एक कैदी बनकर रह गया है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब से बचा कैसे जाए? एक अदृश्य वित्तीय आधार यानी इनविजिबल फाइनेंशियल फ्लोर कैसे तैयार किया जाए? इसके लिए सबसे पहले एक सोशल विजिबिलिटी ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप को आंकने का एक बेहतरीन टूल है, जिससे ये पता चलता है कि दोस्तों, परिवार और ऑफिस में हमारी लाइफस्टाइल के कौन से सिग्नल लोगों को मिल रहे हैं। क्या महंगी छुट्टियां, डिज़ाइनर कपड़े या ब्रांडेड घड़ियां लोगों को हमारी असल आर्थिक स्थिति का हिंट दे रही हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पनडुब्बी का सिग्नल आखिर लीक कहाँ से हो रहा है। सामाजिक उम्मीदों और दबाव को कम करने के 3 बहुत ही साफ और कारगर तरीके हैं। सबसे पहला कदम तो यही है कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में नए सबूत या हिंट देना तुरंत बंद कर दिया जाए। दूसरा, जब भी कोई बड़ी वित्तीय सफलता मिले तो उसका जश्न पूरी तरह से प्राइवेट होना चाहिए, बिना सोशल मीडिया पर डाले या दोस्तों में ढिंडोरा पीटे। और तीसरा, जब भी परिवार से आर्थिक मदद की कोई मांग आए तो मनीष की तरह उन मामलों को सीधे डील करने के बजाय किसी वकील या अकाउंटेंट के माध्यम से हैंडल करवाना चाहिए, ताकि एक प्रोफेशनल दूरी बनी रहे। बिल्कुल यही वो तरीका है जिससे एक अदृश्य आधार या इनविजिबल फ्लोर तैयार होता है। मतलब एक ऐसा रिजर्व पैसा जिसके बारे में दुनिया में किसी को कोई भनक तक न हो। इसके लिए लोगों से तारीफ पाने या समाज में अपना रुतबा दिखाने की जो भूख होती है ना, उसे पूरी तरह से मारना पड़ता है। क्योंकि जब पैसा अंधेरे में शांति से कंपाउंड होता है तो वो एक ऐसी गजब की ताकत देता है जिससे बड़े से बड़े सामाजिक दबाव को भी बिना घबराए झेला जा सकता है। और ये बात तो हमेशा याद रखने लायक है, शांति ही बचाव है, शांति ही मिशन की कामयाबी है, और शांति ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आज की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्रेडिट कार्ड्स हों या बड़े बड़े ब्रांड्स, वो सब हमारी इसी वित्तीय दृश्यता यानी हमारे दिखावे से मुनाफा कमाने के लिए ही तो डिजाइन किए गए हैं। ऐसे में जब हर कोई दिखावे की होड़ में भाग रहा हो, तब खामोशी ही एकमात्र असली ताकत बन जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल सामने आता है। क्या दौलत का शोर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो इस वक्त हर किसी के रडार पर साफ सुनाई दे रहा है? क्या समाज में अपना स्टेटस दिखाने की ये चाहत धीरे धीरे संपत्ति की इस पनडुब्बी को डुबो तो नहीं रही? इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में सच्ची और सबसे सुरक्षित दौलत वही है जो किसी को दिखाई नहीं देती।